अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में होने वाले आम इंतखाबात की। क्या बीजेपी मुल्क में एक जमात की बादशाहत लाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं? और क्या भारत बीजेपी के 10 साला इंतहा पसंदाना दौर के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? ये हैं वो सवाल जो भारत में आम इंतखाबात से पहले शिद्दत से उठाए जाते रहे। सोशल मीडिया पर इन मामलात पर शदीद बहस हुई। अपोजिशन जमातों समेत मुख्तलिफ तबकों की जानिब से भारत के मुस्तकबिल को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब जब आम इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो गया है तो अब अगले 6 हफ्तों में वोटर्स की पसंद और नापसंद से इस बात का फैसला हो जाएगा कि भारत के अवाम इन सवालों के क्या जवाबात देते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त उनके तर्ज ज़िंदगी, मुआशरत, सियासत और आइन से है। क्योंकि भारतीय आइन की सेकुलर शनाख्त बहाल रहेगी या बीजेपी को 2/3 अक्सरियत मिलते ही भारतीय आइन में कुछ बड़ी तरामीम होंगी? इस सवाल का जवाब भी कि भारतीय लोकसभा इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। इस बार भारत के ये इंतखाबात आम नहीं बल्कि मुख्तलिफ एतबार से गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत इंतहा को छू रही है। मोदी पूरी दुनिया में अपने मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। हर मकामी सर्वे और आलमी इदारा बीजेपी की मुसलसल तीसरी इंतखाबी फतह की पेशगोई कर रहा है। मगर तशवीश की बात यह है कि इस सब के बावजूद भारत में इलेक्शन से पहले बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुखालिफिन को दबाने के लिए हुकूमत और इदारों की जानिब से मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए गए, जिसने भारत की तारीख में पहली बार इलेक्शन से पहले इलेक्शन की साख को मुतनाज़ा कर दिया है। और इस पूरी सूरत हाल में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की यकीनी जीत के इम्कानात के बावजूद इस सब की वजह क्या है? भारतीय सहाफ़ियों, तज़ियाकारों और सियासी जमातों का दावा है कि इस बार बीजेपी का हदफ सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी नहीं बल्कि हदफ 400 सीटें जीतना है। उनका मानना है कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी तो आइन को तब्दील कर सकेगी। अहम बात यह है कि बीजेपी अब की बार 400 पार के इंतखाबी नारे के साथ मैदान में उतरी है और इसका दावा है कि एनडीए इत्तेहाद 450 सीटों पर कामयाब होकर नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएगा। बीजेपी के मुखालिफिन को खदशा है कि बीजेपी भारत को सेक्युलर रियासत से हिंदू रियासत बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि पूरी दुनिया और खुसूसन इस खित्ते में कई मुसलमान ममालिक तो हैं मगर कोई हिंदू रियासत नहीं है। इसलिए जिस ज़मीन का सबसे बड़ा मजहब हिंदुइज़्म है, इस ज़मीन पर रियासत भी उसी मजहब की बुनियाद पर चलनी चाहिए। मगर भारतीय आइन के मुताबिक इस वक्त भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं है। भारतीय आइन भारत को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेक्युलर जमहूरिया करार देता है और बीजेपी को भारतीय आइन में बड़ी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के साथ रियासती असम्बलियों की अक्सरियत की मंजूरी भी दरकार है। ताहम ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ आइन का बेसिक स्ट्रक्चर भी तब्दील कर सकती है या नहीं? बहरहाल इस वक्त बीजेपी का बुनियादी हदफ लोकसभा में 400 सीटें हासिल करना है, जिसके लिए उसकी खुसूसी तवज्जो जुनूबी रियासतों पर है, जहां शिमाली रियासतों के मुकाबले में जुनूबी रियासतों में रहने वाले हिंदुओं में इसकी मकबूलियत और गिरफ्त काफ़ी कमज़ोर है। 2019 के इलेक्शन में भी जहां बीजेपी को शिमाल के 68%, सेंट्रल के 65%, मगरिब के 56% और मशरक़ी रियासतों के 46% हिंदू वोटर्स का वोट मिला था, वहीं जनूबी रियासतों में सिर्फ 19% हिंदू शहरियों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसलिए शिमाल पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल के बाद नरेंद्र मोदी को अब जुनूब में अपने कदम जमाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारत की अपोजिशन जमातों, बाज़ समाजी और रोशन ख्याल तबकों के लिए तारीख में पहली बार भारत की जमहूरियत खतरे में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इन इंतखाबात को आइन के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को टूटने से बचाने की आखिरी उम्मीद करार दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 26 जमातों का अपोजिशन इत्तेहाद, जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, इसका दावा है कि अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन हुए तो बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी, लेकिन अगर मैच फिक्सिंग वाले इंतखाबात हुए तो मुल्क नहीं बचेगा। अहम बात यह है कि भारत में किसी जमात को हुकूमत बनाने के लिए ऐवान ज़ेरी की 543 में से 272 सीटें जीतना ज़रूरी है। पिछली बार बीजेपी ने 296 सीटें जीती थीं और इस बार का हदफ 400 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी है। लोकसभा के ये इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे, जिसका पहला मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसमें 21 रियासतों की 102 नशिस्तों पर वोट डाले गए, जबकि आखिरी मरहले का 1 जून को इख्तिताम होगा, जिसके बाद
4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में से 96 करोड़ 90 लाख वोटर्स इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनमें 2 करोड़ ऐसे हैं जो पहली बार वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, जबकि वोटिंग के लिए मुल्क भर के 10 लाख पोलिंग स्टेशंस में 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नस्ब की गई और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज पर मजमूई तौर पर 15 अरब डॉलर के अखराजात होंगे। कांग्रेस ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शफाफियत पर एतराज करते हुए इलेक्शन पेपर बैलेट या मैनुअल काउंटिंग के जरिए करवाने का मुतालबा किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह कांग्रेस की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अदम एतमाद के अलावा इस बार ऑपोजिशन जमातों ने हुक्मरान जमात बीजेपी पर कबलस इंतखाबात धांधली के संगीन इल्जामात लगाकर पूरे इंतखाबी अमल की साख पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अहम ऑपोजिशन जमातों का दावा है कि अगर बीजेपी ने मैच फिक्सिंग का इलेक्शन जीतकर आइन तब्दील किया तो इस मुल्क में आग लगेगी। अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत कर आ गई तो आवाम से वोट का हक भी छीन लेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम है कि इस इलेक्शन में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। ऑपोजिशन मुसलसल बीजेपी पर आइन बदलने की ख्वाहिश का इल्जाम लगा रही है, मगर अब ये सिर्फ इल्जामात या कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 1 माह के दौरान बाज बीजेपी रहनुमा इस ख्वाहिश का खुलकर इजहार कर चुके हैं। पिछले माह बीजेपी के 6 बार मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट अनंत कुमार ने पब्लिकली ये ख्वाहिश जाहिर की कि आइन को ठीक करने के लिए इस बार 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने दौर में ऐसी तब्दीलियां की थी जो हिंदुओं के लिए ठीक नहीं थीं। बीजेपी ने अपने रुकन असम्बली के इस मुतनाज़ बयान से लाताल्लुकी का ऐलान करके उनसे लोकसभा इलेक्शन का टिकट वापस ले लिया है, मगर इसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि कुछ ही रोज़ बाद बीजेपी की एक और रहनुमा ज्योति मिर्धा ने इसी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कठिन फैसला करना पड़ते हैं, जिसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, और अगर ये तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की हिमायत ज़रूरी है। अहम बात यह है कि 4 रोज़ पहले एक फ्रेंडली इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने आईनी तरमीम की ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया, जबकि 10 अप्रैल को एक जलसे से खिताब में कहा कि अगर कांग्रेस को आइन की इतनी फिक्र थी तो उसने अपने दौर में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय आइन क्यों नाफिज नहीं किया। ये तो मोदी है जिसने भारतीय आइन मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी नाफिज किया। यानी नरेंद्र मोदी आइन में तब्दील के खदशात का जवाब अपने उस इकदाम का हवाला देकर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर से उसकी खुसूसी हैसियत छीनी थी। इसलिए अब देखना होगा कि अगर बीजेपी को हालिया इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो भारतीय आइन में वो तब्दीलियां करती है जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है, या ऑपोजिशन जमातों के ये खदशात बेबुनियाद साबित होंगे। बहरहाल मोदी आइन तब्दील करेंगे या नहीं, बीजेपी इलेक्शन जीतेगी या नहीं, सबसे हटकर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस बार बीजेपी ने इंतखाबात को एक जंग बना दिया है। ऐसी जंग जिसमें सब कुछ जायज़ है, ऐसी जंग जिसमें मुखालिफिन के वजूद की कोई जगह नहीं है। और हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त ऐसा कोई मकामी इलेक्शन सर्वे या कोई आलमी इदारा नहीं है जिसने बीजेपी की शिकस्त का इम्कान जाहिर किया हो, बल्कि रवा साल कराए गए 10 बड़े सर्वेज बीजेपी इत्तेहाद को कम अज़ कम 335 सीटों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 411 सीटों पर कामयाबी की पेशगोई कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त नरेंद्र मोदी की मकबूलियत भी 75% को छू रही है, मगर इस यकीनी फतह और इंतहा को छूती मकबूलियत के बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दीवार से ना लगाया जा सके। इलेक्शन से पहले जिस किस्म की सियासी इंजीनियरिंग की गई, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। रियासती इदारों को इस्तेमाल करके मुखालफिन के सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए, कहीं सियासी जमातों को ताला लगाने पर मजबूर किया गया तो कहीं सियासी रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगियां ज़बरदस्ती तब्दील करवाई गईं। जो रहनुमा दबाव के बावजूद बीजेपी में शामिल ना हुआ उसे करप्शन और टैक्स के नोटिस मिले, महीनों कैद मुकद्दर बनी, और जो रहनुमा बीजेपी का हो गया उसे इस तरह ड्राई क्लीन किया गया, ना कोई सबूत बचा, ना कोई मुकदमा बरकरार रहा। इलेक्शन से पहले होने वाली इस सियासी इंजीनियरिंग की कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि बीजेपी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एक कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया था, मगर हालिया इलेक्शन से पहले यह कानून सियासी मुखालफिन के खिलाफ
हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस कानून की वजह से करप्शन और टैक्स के केसेस में जमानत लेना मुश्किल और मुखालिफिन को सजा से पहले लंबे अरसे तक जेल में रखना आसान हो गया, क्योंकि इस कानून में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का उसूल तब्दील करके गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का उसूल बनाया गया। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं सियासी कैदियों में से एक हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में 1 माह से जेल में हैं। और अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तारी भी उसी वक्त मुमकिन हुई जब उनके खिलाफ गवाह खुद सामने नहीं आए, बल्कि 4 गवाह बनाए गए। भारतीय फार्मा कंपनी के सरबराह सराथ रेड्डी इन्हीं 4 गवाहान में से एक हैं जिनके बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और सराथ रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान क्यों दिया, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। 9 नवंबर 2022 को भारतीय तहकीकाती इदारे ने सराथ रेड्डी को पूछताछ के लिए तलब किया तो उन्होंने केजरीवाल के हक में बयान दिया, जिसके बाद अगले ही रोज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के 5 रोज बाद ही उनकी फार्मा कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 5 करोड़ भारतीय रुपए का चंदा दिया। सराथ रेड्डी 6 माह तक जेल में रहे, मगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। फिर मई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उनकी जमानत का मामला आया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी जमानत की मुखालिफत नहीं की और जमानत पर रिहाई मिलते ही अगले ही माह सराथ रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए और 6 माह बाद उनकी फार्मा कंपनी ने बीजेपी को फिर 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये है वो सूरत हाल जहां मुखालिफिन को इलेक्शन से चंद रोज पहले गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ गवाह पैदा किए गए, निजी कंपनियों से इंतखाबी चंदे के नाम पर भत्ताखोरी की गई, ऑपोजिशन जमातों के अकाउंट्स मुंजमद किए गए। कांग्रेस को इलेक्शन से पहले 17 अरब रुपए और कम्युनिस्ट पार्टी को 11 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस दिए गए। शिवसेना के एक उम्मीदवार को पार्टी टिकट मिलते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिला, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार नवीन जंदाल जो कोलगेट स्कैम के मरकजी किरदार थे और बीजेपी ने उन पर संगीन इल्जामात लगाए थे, वो जैसे ही कांग्रेस की रुकनीत से मुस्ताफी हुए तो कुछ ही घंटों बाद बीजेपी ने इलेक्शन का टिकट दे दिया। भारत में ये सब हो रहा है और शायद तारीख में पहली बार इस पैमाने पर हो रहा है, मगर अलमिया यह है कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल खामोश है और इलेक्शन कमीशन जिसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, उस पर भी तारीख में पहली बार जानिबदारी के संगीन इल्जामात लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत बाकायदा मनसूबाबंदी और नई कानून साजी के जरिए इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे लोगों को शामिल करने में कामयाब हो गई है जो माजी में बीजेपी की हुकूमत और इंतजामिया का हिस्सा रह चुके हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान में से 2 ऐसे अरकान हैं जिनमें से एक रुकन 2016 से 2021 के दरमियान बीजेपी रहनुमा अमित शाह के मातहत वजारत दाखिला में काम करते रहे, जबकि दूसरे रुकन भी बीजेपी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और इदारों में काम करते रहे हैं। ऑपोजिशन ने इन अरकान की जानिबदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर दरखास्तें मुस्तरद कर दी कि अगर इस वक्त ऑपोजिशन की दरखास्तें कबूल की गई और इन अरकान की तैनातियों को कलअदम करार दिया गया तो मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। इस फैसले के अलावा भी पिछले कुछ अरसे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों की जानिब से कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जिसमें अदलिया पर दबाव का पहलू सामने आया है, जबकि पिछले माह कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने बाकायदा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और बाद में उन्होंने एतराफ़ किया कि बतौर जज भी वो बीजेपी से मुसलसल राबते में थे। इसी दबाव की सूरत हाल को लेकर रवा साल 30 मार्च को 600 वकीला ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एक मफाद परस्त टोला अदलिया पर दबाव डालने और इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत में पिछली एक दिहाई में जिस किस्म की इंतहा पसंदी देखने में आई है, जिस तरह मुल्क जमहूरी आमरीत की तरफ बढ़ रहा है और बिलखुसूस इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल सामने आई है, इस पर मुख्तलिफ आलमी इदारों ने जमहूरियत के मयार को लेकर भारत की रैंकिंग्स में कमी कर दी है। स्वीडन के एक इदारे वीडेम इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत इस वक्त इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है जो मुकम्मल आमरीत से सिर्फ 2 दर्जे दूर है। यानी इस वक्त भारत में दुनिया और तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस तो हो रहे हैं, मगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, सियासी आज़ादियाँ सलब की जा रही हैं। अब देखना यह है कि भारत के आम इंतखाबात के क्या नताइज आते हैं जून में। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान 3 दिहाइयों की शैडो वॉर के बाद अब तारीख में पहली बार बराह रास्त कशीदगी का आगाज हो गया है, जिसके बाद इस जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता से भी आगे बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली हमले और इसके जवाब में ईरान के इसराइल पर पहली बार बराह रास्त हमले के बाद
अब इसराइल ने भी ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया है। अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक CNN ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि इसराइल ने रात गए ईरान पर फौजी हमला किया है, मगर अभी तक इसराइल की हुकूमत या फौज ने बाकायदा इस हमले की ना तरदीद की है ना ही तस्दीक, जबकि ईरान की जानिब से भी इसराइल के इस हमले को डाउन प्ले किया जा रहा है। CNN के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने जुमेरात को इस हमले की पेश की इतला अमरीका को दे दी थी, मगर अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने ऐसी किसी कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। जबकि अब से कुछ देर पहले G7 के इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी वाज़ेह किया है कि अमरीका ईरान पर होने वाली किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी दावा किया है कि इसराइली हुक्काम ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक इसराइल के ईरान पर किसी किस्म के बड़े हमले की तरदीद की है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि हमले में सिर्फ 3 ड्रोन्स शामिल थे जो ईरान ने अस्फहान शहर में मार गिराए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी फुटेज भी जारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में अस्फहान में शहरी जिंदगी के अलावा मिलिट्री तंसीबात और न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस हमले के चंद घंटे बाद ईरान के सरकारी टीवी पर यह दावा भी किया गया था कि अस्फहान में मारे गए ड्रोन इसराइल से नहीं, ईरान के अंदर से ही उड़ाए गए थे। अहम बात यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने अवामी खिताब में इस हमले का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि इस्फहान से रुकन पार्लियामेंट मेहदी तोगयानी ने ट्वीट किया कि लोकल एजेंट्स के जरिए की जाने वाली इसराइली कार्रवाई को नाकाम बनाकर इसराइल को शर्मिंदा कर दिया है। ये बात भी अहम है कि इसराइल बराह रास्त हमले के बाद ईरान ने वाजे किया था कि अब इसकी तरफ से कार्रवाई खत्म हो गई और अगर इसराइल ने दोबारा कोई हमला किया तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज के वाक़े के बाद ईरान के खबरसां इदारे ने ईरानी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि ईरान का फौरी तौर पर इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं है। ईरान पर इस हमले के बाद चीन, रूस, तुर्की, UAE, G7 और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने ईरान और इसराइल से तहम्मुल और कशीदगी को बढ़ावा न देने के मुतालबात किए हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में जंग के खतरात मजीद बढ़ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से आलमी उमूर के माहिर आदिल नजम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए आदिल नजम साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईरान और इसराइल शैडो वॉर के दरमियान के बाद अब बराह रास्त कशीदगी का आगाज़ हो गया है। अगरचे अभी तक इसराइल ने बाकायदा तौर पर ईरान पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन अमरीका का दावा है कि इसराइल ने आज महदूद पैमाने पर ईरान पर हमला किया है। क्या आपको लगता है कि खित्ते में जिस जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था इस हमले के बाद इसका आगाज़ हो गया है और आपको ये सिलसिला कहीं रुकता नजर आ रहा है या जंग का दायरा मजीद फैलने का खदशा है? मेरे ख्याल में देखें, जो कशीदगी है वो तो नहीं रुकी, लेकिन जंग का जो अगर साया था वो कम हो गया इसके बाद। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने देखा आज की रात को इजराइल से जो अटैक सपोजिटली हुए ईरान की तरफ, उसके ईरान की भी स्टेटमेंट आई, ये एक रिलेटिव डी एस्केलेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये राउंड बेसिकली ईरान जीत गया। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। जब ईरान ने जिस तरह अपने हमले से पहले कहा था कि जनाब मैं तो करूंगा, इसी तरह इजराइल ने कहा था कि जनाब इसका हम जवाब देंगे जब ईरान ने मिसाइल फेंके, और वो जवाब आज आ गया। तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं थी। सरप्राइज या क्वेश्चन ये था कि जब इजराइल जवाब देगा तो उसका वेपन लेवल क्या होगा, किस किस्म का जवाब होगा और उसके हदफ क्या होंगे, और तीसरा सवाल यह था कि उस पे ईरान का रिएक्शन क्या होगा। अब हमें तीनों सवालों का जवाब मिल गया। एक तरह से लगता यह है कि जो प्रेशर यूरोप से और अमेरिका से इजराइल के ऊपर था उसका कुछ ना कुछ असर हुआ और इजराइल ने अपना जो रिस्पॉन्स था उसे रिलेटिवली कम किया। अगर आप देखें कि जो ईरान की तरफ से मिसाइल आए और जो इजराइल कह रहा है कि उनकी तरफ से आए, तो ये निस्बतन कम थे, जो एक डी एस्केलेशन का पहलू। और ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि जनाब ठीक है हमला शिमला हुआ है लेकिन कोई टारगेट हिट नहीं हुआ, उसमें वो वंस अगेन वो ईरान का जो पहले मौकिफ था कि हमने जो करना था कर लिया, मैटर क्लोज्ड। तो ईरान जो है मेरे ख्याल में बहुत सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक प्लेयर है। उन्होंने जो सिग्नल देना था वो दे दिया, उसका जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था वो आ गया। दैट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इज स्लाइटली लेस जो लोगों को डर था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा कोई रीजनल एलिमेंट हो जाएगा। सो इस वक्त तक मेरे ख्याल में, जैसे हमने कई पहली बार भी ईरान की तरफ से देखा है, एक मैसेजिंग हुई, उस जो उन्होंने कहा था करना था हमने कर लिया, दूसरी तरफ से इजराइल का भी आ गया। तो आई डू नॉट थिंक, इसका ये मतलब नहीं है कि सब भला चंगा है, अब दोस्ती दोस्ती हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा खतरा था कि ये एकदम आउट ऑफ हैंड हो जाएगी,
आई थिंक इस वक्त तो ये लगता है अनलेस ईरान की तरफ से बहुत कोई अजीब सी चीज आए या इजराइल की तरफ से कोई बहुत बड़ी एस्केलेशन आए कि दिस इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेटस को जो पहले था कि कशीदगी मौजूद है लेकिन नॉट एट दिस आर्म्ड लेवल एटलीस्ट फॉर नाउ। अच्छा आदिल साहब, अमेरिका में इस हमले को लेकर क्या फीलिंग है, खासतौर पर बाइडेन इंतजामिया में? क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल से अपील की थी कि वो ईरान पर दोबारा हमला ना करे, लेकिन अब जब ये हमला हो गया है तो आपको इलेक्शन के साल में बाइडेन इंतजामिया पर इसके क्या असरात पड़ते नजर आते हैं? क्योंकि एक तरफ अमेरिका बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में जंग नहीं देखना चाहता, तो दूसरी तरफ अगर ये कशीदगी जारी रही तो बाइडेन इंतजामिया पर इसराइल की मजीद सपोर्ट का कितना दबाव बढ़ेगा? देखिए, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो ये लगता है कि वॉशिंगटन में इस वक्त थोड़ा सा सुख का सांस है, साई ऑफ रिलीफ, जिसका मतलब ये नहीं है कि खुशी है, लेकिन सुख का चांस है कि ऐसा हमला नहीं हुआ है इजराइल की तरफ से जो फैला देगा इस जंग को और अमेरिका को उसमें बहुत गहरी तरह से मुब्तला कर देगा। इजराइल में, तेल अवीव में मेरे ख्याल में थोड़ा सा दुख और गम है, बिकॉज नेतन्याहू वुड हैव वांटेड ए स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, जिससे एक तरह से उनको रोका गया है एटलीस्ट टिल नाउ। और तेहरान में इस वक्त मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुस्कुराहटें, क्योंकि इस वक्त तक जो बैलेंस बना है उसमें ईरान हैज इंप्रूव्ड इट सिचुएशन। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम कर सकते, उन्होंने एक बड़े स्केल पे किया, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल थे, सो स्टेटस को जो है उसको हल्का सा मूव किया। जहां तक आपके सवाल का बात है अमेरिका के बारे में, इस जंग का जो है असर तो यकीनन पड़ेगा, और इस जंग को आप जो गजा में हो रहा है उससे डिसएंटेंगल नहीं कर सकते। आपको कई बार इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगता है कि नहीं जी वो फर्क चीज है, ये फर्क चीज है, लेकिन दुनिया की नजर में, अमेरिकन वोटर की नजर में वो जो है वो मुंसलिक हो जाती है। शायद बाइडेन साहब को एक तरह से थोड़ा सा इसका बेनिफिट भी हो जाए, हालांकि ये बड़ी मुश्किल इलेक्शन हो गई है उनके लिए, खुसूसन गजा की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट वो लूज कर रहे हैं अपने लोगों की। लेकिन शायद इसमें थोड़ी सी उनकी खुशी की खबर ये हो कि उन्होंने एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब वो वापस तड़ी मारते हैं नेतन्याहू को, क्योंकि अभी तक तो ये था ना कि अमेरिका कहता था मत करो, नेतन्याहू कहता था जा यार, मैं तो जो करना है करना है। तो एक तरह से द यूएस कैन से और बाइडेन कैन से कि हमने पुश किया ताकि इसमें थोड़ी सी डी एस्केलेशन आए। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इस वक्त अमेरिकन जो है इलेक्ट्रेट भी और लोग भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है इस मसले पे, और जो डिवीजन है वो अब ट्रेडिशनल डिवीजन नहीं है कि डेमोक्रेट एक साइड पे और रिपब्लिकन एक साइड पे। जो गजा से जुल्म और सितम की हम दास्तान देखते हैं और सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसको देख के कोई अनदेखा कर दे, सही, और उसका जो साया है इस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा होगा। सो बाइडेन साहब इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त फॉर हिम ही वुड सी इट कि अच्छा चलो कोई छोटी मोटी तो बेहतरी है इसमें मेरे लिए। लेकिन अगर अभी तो आप कह रहे हैं कि सूरत हाल फिर भी कंट्रोल में देख रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल और ईरान के दरमियान कोई जंग छिड़ी तो हमारे खित्ते पर इसके सियासी और मौशी असरात लाजमी होंगे। हमने देखा कि पहले ही इसराइल ईरान कशीदगी की वजह से तेल की कीमतें $90 से ऊपर जा चुकी हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है आदिल साहब कि इस जंग का स्केल कितना बड़ा हो सकता है? यार अगर छिड़ी और हम सब की दुआ और वो यही है कि ना छिड़े बहुत बड़ी जंग, अगर छिड़ी तो फिर इसका असर खित्ते पे नहीं होगा, सिर्फ फिर दुनिया पे होगा। राइट, ऑलरेडी ये दुनिया जो है वो बिखरी हुई है। ये कोई एक आधा वाकया तो नहीं है। आप उसको इजराइल में और गजा में देखें, आप उसको यूक्रेन में और रशिया में देखें। अगर एक्चुअल हॉट वॉर जिसे आप कहते हैं हो जाए बिटवीन इजराइल और ईरान, लेकिन जो सबसे बड़ा खदशा था वो ये था कि इजराइल हदफ बनाएगा किसी तरह सेमी न्यूक्लियर किसी इंस्टॉलेशन को। जो रीजन है वेस्ट को इजराइल को रोकने का, वो ईरान से दोस्ती नहीं है, वो ये है कि अगर इजराइल अपने गुस्से में ईरान की जो जौहरी जगहें हैं उसमें से किसी को सेकेंडरी लेवल पे ये अटैक करे तो फिर एस्केलेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और ईरान के पास एक बड़ी फौज है, इजराइल के पास एक हाई टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि अगर ये बढ़ जाती है, जिसका खदशा रहेगा, अगर ये बढ़ जाती है तो फिर सिर्फ रीजन की बात नहीं है, फिर तो दुनिया की बात है। दुनिया की बात का मतलब ये नहीं है कि जंगे अजीम शंगे अजीम वो तो शायद पहले हो रही हो। दुनिया का मतलब ये है कि फिर आपका जो ग्लोबल ट्रेड है, बिल्कुल, ना सिर्फ तेल में
लेकिन जो आपकी सी रूट्स हैं, फिर चीन के लिए बाहर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर रूस के लिए बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर एक गेम होगी कि कौन किसकी साइड पे है, मैं आपको पुग लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं। सो दैट इन अ वे, जो अगर अगर अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह डी एस्केलेट हो, तो उसमें ईरान की मोहब्बत कोई नहीं है। उसमें सिर्फ खतरा यह है कि इसके एस्केलेट होने में जिस तरह अमेरिका मुब्तला होगा और बाकी चीजें मुब्तला होंगी, एट दिस पॉइंट द यूएस प्रॉब्ली डजंट वांट टू अफोर्ड दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आदिल नजम साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, अपना एनालिसिस दे रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दोबारा वापस आते हैं। साथ में वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी मुआशी टीम के हमरा इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहां वो IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत के अलावा IMF हुक्काम से पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और ख़बरें हैं कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को तवील मुद्दत की बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम में जाने का मशवरा दिया जा रहा है। इस हवाले से 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने एक और IMF प्रोग्राम में दिलचस्पी का इजहार किया। ताहम वज़ारत ख़ज़ाना ने इस मीटिंग के हवाले से कोई तफसील जारी नहीं की। इस मुलाकात के बाद IMF के सेंट्रल एशिया और मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जिहाद आजूर ने कहा कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त नए IMF प्रोग्राम के हुजूम के मामले से ज़्यादा रिफॉर्म्स पैकेज ज़्यादा अहम है। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को 6 जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जहां तनाज़ात और मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ के असरात मईशत को मुतासर करेंगे। मगर IMF के इस इकदाम को पाकिस्तान की मुआशी टीम की नाकामी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने से पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा IMF ने आज मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की 2024 में शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी, मगर पाकिस्तान को बैरूनी अदायगी के दबाव का सामना है और रवा साल हुकूमती इदारों की माली ज़रूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल इस वक्त खुद वाशिंगटन में ही मौजूद हैं, जहां उनकी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर समेत दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें हुई हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान से डील करते हैं। शहजाद इकबाल से इसी मामले पर हम बात करते हैं। शहजाद, पाकिस्तान की मुआशी टीम इस वक्त वाशिंगटन में है, जहां वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के हुक्काम से अगले प्रोग्राम से मुतालिक मुलाकातें हुई हैं। आप भी इस वक्त वाशिंगटन में IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स में शरीक हैं। आप बताइएगा, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू हो गई है? किस माहौल में बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पर इस बार IMF का पाकिस्तान के साथ एतमाद का लेवल कैसा है? जी मुबशर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बाकायदा एक नए प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट कर दी है और जो मुज़ाकरात हैं दोनों के दरमियान, दोनों वफ्द के दरमियान, वो भी शुरू हो चुके हैं। 1-2 मीटिंग्स का तो मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वो हो चुकी हैं और नए प्रोग्राम के हवाले से बातचीत जो है वो इस वक्त जारी है और ये कुछ आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। मैंने मुलाकात की है दोनों तरफ के ऑफिशियल से, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के लोग भी हैं, IMF के लोग भी हैं, और जो सेंस मुझे मिली है इनसे बातचीत करके वो ये है कि इस मरतबा जो एक एतमाद का लेवल है वो माजी करीब के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि आपको याद होगा जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट इस वक्त जारी है, जब उसको फाइनलाइज किया जा रहा था तो बड़ी पेचीदगियां सामने आई थी। और इसहाक डार साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने तो एक मौके पे, बल्कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम पे ये भी आकर कह दिया था कि आई डोंट केयर कि IMF अगर आता है तो आए, वरना वी डोंट नीड IMF। जिसके बाद ऑब्वियसली जो ताल्लुकात थे वो ख़राबी की तरफ बढ़े थे और उस स्टेटमेंट को कोई ख़ास पॉजिटिवली नहीं लिया गया था। तो उस वक्त से लेकर अब तक जो एतमाद है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने इस स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए की थी वो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने पूरी की हैं। और ये कमिटमेंट्स एक तरफा नहीं होती, जाहिर सी बात है, दोनों मुज़ाकरात करते हैं और एक नतीजे पे पहुंचते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ फाइनलाइज होती है। तो जो भी पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की थी वो पूरी हुई, जिसको IMF अप्रिशिएट करता है। जो मिडल ईस्ट के और सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर है जिहाद अजूर, उनसे मैंने सवाल भी किया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को जो है सपोर्ट IMF की तरफ से वो जारी रहेगी। पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की थी हमसे वो पूरी की हैं। और अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तानी साइड है उस पर भी ये रियलाइजेशन है कि ये सिर्फ वो कमिटमेंट्स नहीं है जो IMF हमसे कह रहा है कि आपने ये करनी है। हमें खुद भी अब ये रियलाइजेशन है कि वी हैव टू पुट दी हाउस इन ऑर्डर। ये नहीं हो सकता कि हम जो है लो टैक्स बेस के साथ
लो टैक्स रेवेन्यू के साथ, एक हाई फिजिकल डेफिसिट के साथ मामलात को आगे चलाते रहें। तो ये रियलाइजेशन हमारी तरफ से भी है। मेरी मुलाकात हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से, और वो कह रहे हैं कि वी हैव टू पुट द हाउस इन ऑर्डर। और मुबशिर, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे कई लोगों से मुलाकात हुई, और ये पाकिस्तान के लिए वैसे बड़ी एक शर्मिंदगी की बात भी लगती है कि यहाँ पे दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं, जो गरीब ममालिक हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो भी 20 मरतबा IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। हम गए हैं, और जब इस हवाले से हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं तो बड़ा एक एम्बैरेसिंग फीलिंग होती है। तो वी होप कि रियलाइजेशन अगर हमारी साइड पे भी है तो ये प्रोग्राम वाकई एक आखिरी IMF का प्रोग्राम है, और उसके बाद उस पर रिलाई करना हम छोड़ दें। अच्छा शहजाद, आप बता रहे हैं कि अगले प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये बताइएगा कि क्या IMF की तरफ से इस बार कोई पेशगी शराइत रखी गई हैं, और मुज़ाकरात कब तक कंक्लूड होने का इम्कान है? पाकिस्तानी हुकाम को प्रोग्राम कब तक फाइनल होने की उम्मीद है? जी मुबशिर, बिल्कुल कंडीशंस होंगी और प्रायर कंडीशंस होंगी। दो चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा IMF इस वक्त हमें पुश कर रहा है कि हमें ये रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। एक तो रेवेन्यू के हवाले से, क्योंकि हमारा जो टैक्स टू GDP है वो बहुत कम है, वो 9.5% या 10% के करीब है। उसको हमें बढ़ाना है। पिछले 20 साल से हम कह रहे हैं इसको बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ IMF प्रोग्राम आए, कभी IMF प्रोग्राम के बाहर भी रही, हम नहीं बढ़ा सके हैं। तो IMF ये इंसिस्ट कर रहा है वो, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जाए। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट सेक्टर पे, रिटेलर्स पे नहीं लगाएंगे, टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर इवेंचुअली यही होगा कि IMF पुश करेगा कि ठीक है आप GST बढ़ा दें, आप सैलरी क्लास से मजीद लें। इसीलिए अब ये ज़रूरी है कि हम अपने टैक्स को बढ़ाएं, और वो टैक्स बेस के साथ बढ़ाएं। दूसरा, एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ IMF का काफ़ी ज़्यादा इसरार है कि उसमें हम इस्लाहात लेकर आएँ। जो सर्कुलर डेट का मामला है उसको हम कम करें, और वो अभी तो IMF आपको जो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है वो यही है कि आप टैरिफ बढ़ाएं, लेकिन IMF कहता है कि अगर आप अपने नुकसानात को कम करेंगे, रिकवरी बेहतर करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है उसको कम करेंगे, तो शायद आपको फिर ज़्यादा टैरिफ ना बढ़ाने पड़े। लेकिन अगर आप ये तमाम काम नहीं करेंगे तो IMF बार-बार इसरार करता रहेगा कि आप टैरिफ बढ़ाएं। एक मामला जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो था कि IMF की एक डिमांड थी कि पहले आप दोस्त ममालिक से श्योरिटी लेकर आएँ, उनसे डिपॉजिट्स लेकर आएँ, ताकि जो एक्सटर्नल गैप है वो ब्रिज किया जा सके। उस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जितना बड़ा गैप होगा और जो पाकिस्तान का प्लान पाकिस्तान प्रेजेंट करेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बता दें कि IMF के प्रोग्राम के बाद जो IMF पैसा हमें देगा, और जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स या कोई और बॉन्ड्स इशू करके अगर हम वो गैप पूरा कर लेते हैं, तो फिर IMF की ऐसी कोई डिमांड नहीं होगी। लेकिन ये इसमें वक्त लगेगा, और IMF ये देखेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि बजट में पाकिस्तान क्या इन इस्लाहात को रिफ्लेक्ट करता है, और अगर करेगा तो फिर ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये मोस्ट लाइकली बजट के बाद ही जो है इस पे कंक्लूजन होगी, उस पे इत्तेफाक होगा। यहाँ एक सोच, मेरी कई और लोगों से भी मुलाकात हुई, एक सोच ये है कि एक नई गवर्नमेंट है, इनको रिफॉर्म्स एक साथ करने चाहिए। कम से कम इम्प्लीमेंटेशन में तो टाइम लगेगा, लेकिन एक रोड मैप जरूर दे दें इस बजट में कि एनर्जी के हवाले से हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के हवाले से क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हम क्या करेंगे। अगर आप ये करेंगे कि नहीं इस बजट में हम कुछ इस्लाहात बताएंगे, फिर अगले साल और बताएंगे, तो वो बड़ा उसमें फिर बहुत डिले हो जाता है, और डिले जितना ज़्यादा हुकूमत को वक्त होता है उतना ज़्यादा प्रेशर उन पर रहता है। तो मेरे ख्याल से ये रिफॉर्म्स हैं जिनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो है इस पे अब तक अभी तो इनिशियल स्टेजेस ही हैं, लेकिन IMF की ख्वाहिश होगी ये 4 साला प्रोग्राम हो, ताकि वो पैसे भी डिसबर्स आहिस्ता आहिस्ता करे और पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज में रहे। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी कि प्रोग्राम 3 साल का हो, ताकि वो जल्द पैसे भी ले ले, और इसके बाद ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो IMF प्रोग्राम के बाद एक तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉइंट हो सकता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होगी। अच्छा शहजाद, इस बार IMF पाकिस्तान के सियासी हालात को किस तरह देख रहा है? हमने देखा है कि माजी में IMF हुकाम ने प्रोग्राम से पहले बानी PTI से मुलाकात की, उनसे प्रोग्राम की हिमायत की यकीन दहानी मांगी। कुछ माह पहले PTI ने भी IMF को खत लिखा। तो क्या इस बार भी कोई इम्कान है कि IMF हुकाम प्रोग्राम फाइनल होने से पहले ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में लेंगे, या उनसे कोई यकीन दहानी चाहेगा? अच्छा, मेरी कल एक अहम ऑफिशियल से यहाँ मुलाकात हुई, और मैंने उनसे ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त भी लिखा था आपको और कहा था कि इंक्वायरी के लिए पुश करे IMF। तो उनका वही जवाब था जो उन्होंने पहले प्रेस रिलीज में दिया था कि IMF का जो मैंडेट है वो बहुत लिमिटेड होता है। IMF पॉलिटिकल डिस्कशंस पे या हैपनिंग्स पे ज़्यादा बात नहीं करता है। बट हाँ, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि वो इनकरेज करेगा अगर एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ये मामला जाए। बस इस हद तक ही वो बात करते हैं, इस पर से ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पहले PTI के लीडर इमरान खान से मुलाकात की, दीगर अपोजिशन जमातों से बात की। उस वक्त एक माहौल था, क्योंकि उस वक्त
पता था IMF को भी कि पाकिस्तान ने इलेक्शन में जाना है। एक टेम्परेरी प्रोग्राम था 9 माह का, जिसमें PDM हुकूमत ने उसको इनिशिएट किया, फिर केयरटेकर हुकूमत ने आना था, फिर इलेक्शन के बाद पता नहीं कौन सी हुकूमत आती, तो इसलिए वो उस वक्त एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहते थे और वो मुलाकात की थी। वो बड़ा अनयूजुअल होता है, आमतौर पर IMF ये करता नहीं है। इस मरतबा क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, ये हुकूमत 5 साल के लिए है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में हमने जाना है, तो मेरे ख्याल से IMF जो है वो ब्रॉडर कंसेंसस तो ज़रूर चाहेगा, लेकिन उसके लिए वो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ या PTI से मुलाकात नहीं करेगा, क्योंकि ये हुकूमत है 5 साल के लिए है, कोई इलेक्शन अनकरीब नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। तो वो जो एक अनयूजुअल कदम उस वक्त उन्होंने उठाया था, मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा वो इस तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल। हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन शहजाद इकबाल, वाशिंगटन में IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स में शरीक हैं और जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से हमें सूरत हाल से आगाह करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।